कोढ़ा बिनते बच्चे, कवयित्री अनामिका द्वारा लिखित उस समय की प्रसिद्ध कविता है। परंतु बच्चों, अनामिका ने उस समय यानी कई साल पहले कोढ़ा बिनते बच्चे यह कविता लिखी है। परंतु यह कविता और इस कविता का जो विषय है वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही महत्वपूर्ण है जब उस समय भी महत्वपूर्ण था। बच्चों, वास्तव में देखा जाए तो कवयित्री अनामिका एक स्त्रीवादी कवयित्री है। यानी आज तक कवयित्री ने जितनी भी कविताएं लिखी है उन कविताओं में स्त्रियों का यथार्थ जीवन चित्रित करने का काम कविता में इस कवयित्री ने किया है। परंतु बच्चों, एक अलग विषय को लेकर कविता लिखने का साहस कवयित्री अनामिका ने इस कविता में किया है। बच्चों, यह जो कविता है जिसका शीर्षक है कोढ़ा बिनते बच्चे। कोढ़ा का अर्थ होता है, जैसे कि देखो बच्चों, शहर में या आप जहां रहते हैं उसके आसपास कहीं कूड़ा कचरे के ढेर हैं और उस ढेर पर शहर के अत्यंत गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वह अपना पेट पालने के लिए अपने दुबले पतले शरीर पर, पीठ पर जुने पुराने बोरे लाद कर कूड़े कचरे के ढेर पर कोई कूड़ा कचरा बीनते हैं और वह बिना हुआ कूड़ा कचरा वह अपने बोरे में डालकर उसी को बेचकर अपना पेट भरने का काम करते हैं। बच्चों, शहर में आज भी यह दृश्य हमें हमेशा के लिए दिखाई देता है। यानी पीठ पर लादे बोरे, पेट की भूख मिटाने के लिए ये नंगे पांव, नंगे शरीर, दुबले पतले घूमने वाले गरीब बच्चों का चित्रण कर उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने का काम कवयित्री अनामिका ने किया है। परंतु बच्चों, उसी के साथ साथ तमाम समाज का ध्यान उन गरीब बच्चों की ओर आकर्षित करने का महत्वपूर्ण काम कवयित्री अनामिका ने इस कविता में किया है। परंतु बच्चों, एक प्रश्न वैसा ही रह जाता है और वह प्रश्न हमेशा के लिए मुझे भी दुख देता है कि हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, लगभग 70 साल गुजर गए। 70 साल के बाद भी हमारे भारत देश में रहने वाले सर्वसामान्य मनुष्य की जो स्थिति है वह आज भी उतनी ही दयनीय स्थिति है जितनी की आजादी के पहले थी। फिर यह प्रश्न वैसा ही रह जाता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज भी समाज में वास्तव देखा जाए तो, समाज की स्थिति देखी जाए तो आज भी समाज में मनुष्य में आर्थिक अंतर निर्माण हुआ है, आर्थिक फासला निर्माण हुआ है। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत अमीर है, समाज में कुछ ऐसा समाज है, बहुत कुछ प्रतिशत ऐसा समाज है कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, खाने के लिए भी मोहताज है, काम की तलाश में दर दर भटकते हैं। भीख मांगने वाले बच्चे आज भी शहर में देखे जाते हैं। दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाली गरीब स्त्रियां भी दिखी जाती है। शहर हो या गांव हो, स्थिति कोई अलग नहीं है। उसमें परिवर्तन कब हो सकता है? कवयित्री ने यह जो कविता लिखी और इस कविता का जो विषय जो है वह तमाम समाज के सामने रखा हुआ है और समाज को एक सवाल किया है कि इसमें परिवर्तन कब होगा और कब होने वाला है। कवयित्री अनामिका ने सड़क के किनारे कूड़ा कचरा बीनते बच्चों का अत्यंत सुंदर वर्णन कर समाज के सामने सवाल खड़ा कर दिया है। बच्चों, शहर में छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहने वाले जो परिवार है वह सड़क के किनारे रहने वाले हो, किसी पुल के नीचे हो, किसी गंदी नाली के किनारे हो, गंदा पानी जो बहता है या रेलवे स्टेशन के किनारे क्यों ना हो या पटरी के किनारे क्यों ना हो, यह गरीब परिवार झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं और जैसे तैसे जानवर की तरह अपना पेट पालते हैं और जिंदगी बसर करते हैं।
इन बच्चों का जो कूड़ा कचरे के ढेर पर, गंदे कचरे के ढेर पर, दुबले पतले, पैरों में कुछ नहीं, सिर पर कुछ नहीं, उनकी हालत बहुत खराब है, पीठ पर बोरे लादे, वह कूड़ा कचरा बीन कर उस बोरे में डालकर उसी को बेचकर अपनी पेट की आग जो है, भूख मिटाने का काम यह बच्चे करते हैं। कवयित्री अनामिका सड़क के किनारे कूड़ा कचरा बीनते बच्चों का वर्णन करती हुई कहती है कि यह बच्चे कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। कवयित्री ने बहुत सुंदर वर्णन किया। कवयित्री कहती है, उन्हें हमेशा जल्दी रहती है, उन्हें हमेशा जल्दी रहती है, उनके पेट में चूहे कूदते हैं, उन्हें हमेशा जल्दी रहती है, उनके पेट में चूहे कूदते हैं और खून में दौड़ती है गिलहरी। गिलहरी का अर्थ होता है खार, खार यानी खारुताई। खारुताई इसका अर्थ यह है उसमें चंचलता अधिक होती है। कवयित्री अनामिका इन गरीब कूड़ा कचरा बीनने वाले जो बच्चे हैं उनका वर्णन करती हुई कहती है कि उन्हें हमेशा जल्दी रहती है, उनके पेट में चूहे कूदते हैं। कवयित्री कहती है कि कूड़ा बीनने वाले बच्चों को हमेशा जल्दी रहती है, कूड़ा बीनने वाले बच्चों को हमेशा जल्दी रहती है, क्योंकि हमेशा देखा जाए उनके पेट में चूहे कूदते हैं। चूहे कूदते हैं इसका मतलब उनके पेट में भूख है और उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके खून में, उनके रगों में गिलहरी दौड़ रही है। उनका खून जो है वह अत्यंत चंचल होता है। बच्चों, मैंने मेरे आंखों से यह दृश्य कई बार शहर में देखा है, छोटे शहर में देखा है और गांव में भी देखा है कि ये गरीब घर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अरे जिन बच्चों की उम्र पढ़ने की है, लिखने की है, खेलने की है, कूदने की है, मित्रत्व बनाने की उम्र है, कोई जीवन का ख्वाब देखने की उम्र है, और वही बच्चे पेट की आग मिटाने के लिए कूड़े कचरे के ढेर की खोज करते हैं। मैंने कई बार इन बच्चों को देखा, मैं तो जानबूझकर इन बच्चों को देखता रहता हूं, क्योंकि इस तरह की हालत थोड़ी बहुत क्यों ना हो मेरे भी जीवन में थी। इसीलिए उन लोगों के, उन बच्चों के जीवन का दर्द क्या है, उनकी वेदना क्या है, भूख क्या होती है, आग क्या होती है, संघर्ष क्या होता है, उसका अनुभव मैंने भी मेरे बचपन के दिनों में किया है। इसीलिए उनका दुख वह मेरा अपना स्वयं का दुख लगता है। इसलिए यह कविता मेरे अंतर मन को स्पर्श करती है। बच्चों, उन बच्चों को आप लोग भी देखो ना, उन लड़कों को आप लोग भी देखो, कूड़ा कचरा, कबाड़ी का सामान उठाने वाले ये जो बच्चे हैं सड़क के किनारे, उनकी नजर देखो, इतनी तेज गति से दौड़ती रहती है इधर उधर, क्योंकि उनकी नजर ढूंढ लेती है, क्या ढूंढ लेती है, कूड़े कचरे के ढेर पर जो भी कुछ जुना पुराना सामान होगा वही मिलेगा, वह बेचकर उनका पेट चलने वाला है, उनकी पेट की आग शमन होने वाली है। उन बच्चों का वर्णन करती हुई कवयित्री कहती है, बड़े बड़े डग भरते, डग यानी कदम, कदम यानी पावलं, बड़े बड़े डग भरते चलते हैं वे तो, उनका ढीला ढाला कुर्ता तन जाता है फूल कर उनके पीछे, जैसे कि हो पाल कास्ती का। बच्चों, कवयित्री कहती है वे बच्चे कैसे दिखते हैं, बड़े बड़े डग भरते, अरे वे इतने चंचल हैं, वे बड़े बड़े डग भरते हैं, यानी उनके जो कदम है बड़े बड़े कदमों से चलते हैं, बड़े बड़े कदम डालते हैं वो जमीन पर, और वे इतनी तेजी से चलते हैं कि उनके शरीर पर जो ढीला ढाला कुर्ता है वह शरीर केवल ढकते हैं, उनके शरीर पर कपड़ा नाम की कोई चीज होती है वह अपने शरीर को ढकने का काम करते हैं।
कवयित्री कहती है उनका ढीला ढाला कुर्ता उनके शरीर पर जो है ना वह इतना तन जाता है कि वह फूल कर उनके पीछे ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई समंदर में जो नाव होती है और उस नाव की जो पतवार है, जो नाव का पाल है, पाल यानी जो कपड़ा होता है ना नाव का, वह जैसा फूलता है गुब्बारे की तरह, उसी तरह इन गरीब बच्चों के शरीर पर जो कुर्ता होता है वह पीछे से फूल जाता है क्योंकि वे तेज गति से चलते रहते हैं। कवयित्री आगे वर्णन करती है बढ़ते बोरियों में टनन टनन गाती रम की बोतलें। बच्चों देखो ना कवयित्री ने किस तरह का वर्णन किया। अरे कवयित्री ने कितना बारीक देखा है इन बच्चों को और इन बच्चों के जीवन को। बोरियों में, बोरी यानी बुनी, बोरियों में टनन टनन गाती हुई रम की बोतलें, रम यानी शराब की बोतलें। अरे कूड़े कचरे के ढेर पर रम की यानी शराब की बोतलें भी मिलती है, वह भी अपने बोरियों में डालते हैं और जब ये बच्चे चलते हैं तो वह बोरियों के अंदर रम की बोतलें, शराब की बोतलें एक दूसरे को टकराकर टनन टनन गाती रहती है। उनकी झुकी पीठ की रीढ़ से कभी कभी कहती है, वह जो रम की बोतलें है ना, अरे ये छोटे बच्चे, उनकी पीठ भी छोटी है, उनका शरीर भी छोटा है, उनका कद भी छोटा है और वह जो बोझ है शराब की बोतलों का, वह शराब की बोतलों का बोझ, वह रम की बोतलें उन बच्चों की पीठ की जो हड्डी होती है, प्रमुख हड्डी होती है पीठ की, उससे वह रम की बोतलें कहती है, कभी कभी क्या पूछती है, कैसी हो, कैसा है मंडी का हाल। मंडी यानी बाजार, बाजार यानी यह बच्चे ये कूड़ा कचरा जमा करते हुए मंडी में जाकर, बाजार में जाकर बेच देते हैं। 2 पैसे की कमाई होती है, 2 पैसे की कमाई पर उनका पेट, उनका परिवार चलता है। प्रस्तुत कविता कूड़ा बिकते गरीब दरिद्र बच्चों की जीवन पर आधारित कविता है, जो जीवन की पीड़ा को वे ढो रहे हैं। अरे उनका जीवन क्या है, केवल पेट पालना, बस रोटी के पीछे भाग रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनकी आशा, अपेक्षा, उमंग, भविष्य, ये कुछ भी उनके सामने नहीं है। केवल अपना जीवन जीना है, पेट की आग मिटानी है। उनका संपूर्ण जीवन ही अति संकट से गुजर रहा है। एक समय ऐसा आता है कि वह बच्चे, कवयित्री कहती है, एक समय ऐसा आता है कि ये कूड़ा कचरा बिनते बिनते ये बच्चे कहां पहुंच जाते हैं, बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं वे पाताल तक। कवयित्री कहती है कि ये बच्चे कूड़ा कचरा ढूंढते 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 पाताल तक चले जाते हैं। अरे पाताल का मतलब क्या होता है, अरे ऐसी जगह, ऐसी गंदी जगह वहां चले जाते हैं कि आदमी जा भी नहीं सकता। बच्चों शहर में ये लोगों के जो घर होते हैं ना, वह अस्थायी रूप से मामूली घर होते हैं ना। अरे वही बांस यानी बांबू के जो टुकड़े होते हैं, वह टुकड़ों का बना हुआ उनका अस्थायी रूप से कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी टूट सकता। अरे झुग्गी झोपड़ी होती है रहने के लिए, बहुत छोटी सी होती है। वह हवा भी आ जाए तो उड़ जाएगी, पानी भी आ जाए तो बह जाएगा। और पाताल यानी शहर की ऐसी गंदी जगह जहां गंदा पानी बहता है, सड़ा हुआ पानी शहर का बहता है। अरे वो पाताल है, वो नरक के जैसा है। कवयित्री कहती है वो कहां चले जाते हैं, पाताल तक, ऐसी गंदी जगह तक चले जाते हैं। और वहां लग्गी लगाकर, लग्गी है ने बांबू की बड़ी बड़ी लकड़ियां लगाकर बैंगन तोड़ने वाले बौनों के वास्ते बना देते हैं माचिस के खाली डिब्बों के छोटे छोटे कई घर।
अरे ये छोटे छोटे बच्चे उस गंदी जगह पर जाकर बांस यानी बांबू की बड़ी बड़ी लकड़ियों से माचिस की जो पीटी होती है ना, खाली डिब्बी होती है ना माचिस की, उतने छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियां बनाते हैं। किसके लिए? बैंगन तोड़ने वाले यानी मजदूरी करने वाले, काम करने वाले जो छोटे छोटे घर बना देते हैं, परंतु खुद तो वे कहीं नहीं रहते, पर उन्हें पता है घर का मतलब। कवयित्री कहती है वे बच्चे सर्वसामान्य मनुष्य के लिए घर बनाते हैं, परंतु वे बच्चे स्वयं उस घर में नहीं रहते, परंतु घर क्या होता है उन्हें मालूम है। यानी कवयित्री का कहना है कि यह बच्चे दिन रात मेहनत करके 2 गज जमीन का सहारा लेकर भी रह नहीं सकते। अरे इन लोगों के लिए स्वयं की खुद की कौन सी जमीन होती है रहने के लिए? उनका कौन सा घर होता है? घर के लिए कौन सी जमीन होती है? वे जानते हैं घर का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बच्चे स्वयं सड़क के किनारे छोटे छोटे अस्थायी माचिस के खाली डिब्बे के समान घरों में रहते हैं ना। उनका घर कभी भी टूट सकता है, कभी भी बह सकता है, कभी भी उड़ सकता है। कवयित्री अनामिका इन गरीब बच्चों का जीवन और जो छोटी छोटी चींटियां होती है, चींटी यानी मूंगी, अरे चींटियों का जीवन और इन गरीब बच्चों का जीवन, इन दोनों की तुलना करती है अनामिका। अरे छोटी छोटी जो चींटियां होती है उनका कहां घर होता है, उनका क्या खाना होता है, उनका जीवन क्या होता है? चींटियों का जीवन भी अस्थिर है, इन लोगों का भी जीवन अस्थिर है, इन बच्चों का ही जीवन अस्थिर है। कवयित्री अनामिका इन गरीब बच्चों का जीवन और चींटियों का जीवन, इन दोनों की तुलना करती हुई कहती है वे देखते हैं कि अक्सर है हमेशा। कवयित्री कहती है कि ये जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, ये बच्चे हमेशा देखते हैं। क्या देखते हैं ये बच्चे? चींटे भी कूड़े के ढोंगों से पेड़ा खुरच कर, चींटे भी कूड़े के ढोंगों से पेड़ा खुरच कर ले जाते हैं अपने घर। ये गरीब कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चे हमेशा देखते हैं कि चींटियां भी, अत्यंत लघु अत्यंत छोटी छोटी चींटे भी कूड़े के ढेर से अपनी चोंच से जीवन जीने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए कोई मीठा अन्न, कोई मीठा पदार्थ, कोई पेड़े के समान मीठे पदार्थ के समान कोई ना कोई अपनी चोंच में लेकर अपने घर तक ले जाते हैं और वहां रख देते हैं। परंतु अनामिका कहती है कि कूड़ा बीनते बच्चे दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपने लिए कुछ भी जुटा नहीं पाते। अरे ये जो गरीब बच्चे हैं, ये जो दरिद्र बच्चे हैं जो कूड़ा बीन रहे हैं, वे केवल दिन का कूड़ा बीनते हैं, उसी को बेचते हैं, खा लेते हैं, पेट भरते हैं। परंतु चींटियों की तरह भी, यानी चींटियों से भी बेहतर इनका जीवन है, चींटियों से भी गिरा हुआ इन लोगों का जीवन है। चींटियों का जीवन अच्छा है, उससे भी बदतर जीवन ये कूड़ा बीनते आदमी के बच्चे हैं जो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन एक जानवर की तरह, आदमी की तरह इनका जीवन बिल्कुल नहीं है। कवयित्री कहती है अंत में देखो, बहुत अंतिम 2 पंक्तियां है, वह बहुत मार्मिक है। कवयित्री वर्णन करती है, ईश्वर अपना चश्मा पोंछता है। अरे वह विधाता, ईश्वर यानी निर्माता, इन सृष्टि का निर्माता, जिन्होंने आमिर को भी पैदा किया, गरीब को भी पैदा किया, चींटियों को भी पैदा किया, मनुष्य को भी पैदा किया। वह क्या करता है? ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर का उस सृष्टि के निर्माता का उदाहरण देकर कवयित्री कहती है
कि कोढ़ा बिनते बच्चों के हाथों से सिगरेट की पन्नी उनसे ही लेकर ईश्वर अपना चश्मा पूछता है। अरे ईश्वर ने क्या किया, इन कूड़े बीते बच्चों के हाथों से सिगरेट का कागज लेकर अपना जो चश्मा है, अपनी जो दृष्टि है, उसी को साफ किया, उसी को स्वच्छ किया। अरे इस तरह देखा जाए तो कूड़ा बीते बच्चे शीर्षक कविता में मजदूरों के बच्चों की रोज की जिंदगी का वर्णन कवयित्री अनामिका ने इस कविता में किया है और समाज का ध्यान भी इस सवाल की ओर आकर्षित करने का काम कवयित्री ने इस कविता में किया है।